दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर का सॉल्यूशन। आगामी परीक्षा को देखते हुए ये सॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर इसको पूरा देखिए। तो पहला सवाल ये है, समय की नज़ाकत को देखते हुए हम केवल सवाल और उसका सही उत्तर ही आपको बताएंगे। तो पहला सवाल जो है वो है, रसलीन का मूल नाम क्या था? तो रसलीन का जो मूल नाम था वो था सैयद गुलाब नबी। रसलीन का जो मूल नाम था क्या था? सैयद गुलाब नबी। अगला सवाल एक कथन है, वो है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की। मतलब अकेले भारतेंदु ने ऐसा कर दिया। ये भारतेंदु के बारे में जो कथन था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये है कि सुमित्रानंद पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास जो है वो पंत ने अपनी रचना वीणा को लेकर के कहा था। कौन सी रचना थी? वीणा रचना थी। अगला सवाल आ जाता है फिर एक और, दूसरा सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो था वो 1951 था, यानी कि 1951। ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एक कविता है, किले में औरत। नेक्स्ट कौन सी कविता है? किले में औरत। उसके कवि का नाम आपको बताना था और उसके कवि का नाम है रघुवीर साहे। किले में औरत कविता जो है वो रघुवीर साहे द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट एक और सवाल है, वो सवाल है डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हिंदी का पहला उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को माना था। तो सही उत्तर कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, एक उपन्यास है जिसका नाम है फांस। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो फांस उपन्यास का जो विषय वस्तु रहती है, मूल जो विषय वस्तु रहती है वो किसान आत्महत्या को लेकर के है। तो किसान आत्महत्या जो है इसका सही उत्तर है, मूल कथ्य इसका यही है। अगला सवाल है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? जी हाँ, सचेतन कहानी की जो अवधारणा है वो महीप सिंह की है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा महीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें 4 नाटक दिए हैं, नाटक और नाटककार का सुमेलित करना है, उनको आपस में जोड़ना है। तो पहला जो नाटक है अभंग गाथा। अभंग गाथा आपको पता है ये नरेंद्र मोहन का नाटक है। किसका नाटक है? नरेंद्र मोहन का। दूसरा जो नाटक है ताले में बंद प्रजातंत्र। ताले में बंद प्रजातंत्र जो नाटक है वो आपका विभू कुमार का है। ठीक है। तीसरा वायरस जो नाटक है वो राजेश जैन का है। किसका है? राजेश जैन का है। और चौथा एक बचा जिसका नाम है इत्ता की आवाज़। इत्ता की आवाज़ जो है असगर वजाहत का नाटक है। तो ये चारों नाटक हमने सुमेलित कर दिए हैं। तो सही उत्तर इनका आ जाएगा ए, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और डी का दूसरा ऑप्शंस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भारत दुर्दशा। ये एक नाटक है, हमारे पाठ्यक्रम में नाटक लगा हुआ है ये। इस नाटक को, भारत दुर्दशा को क्या माना जाता है? तो इसको नाट्य रासक माना जाता है। कई बार डिस्कस होता है कि ये नाट्य रासक है, अंधेर नगरी जो है वो एक प्रहसन है और भारत दुर्दशा क्या है? वो एक नाट्य रासक है। इनको हमें ध्यान में रखना होता है, कई बार इनसे सवाल आता है। अगला है, बहुत शानदार कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक से हमने लिया है। चंद्रगुप्त नाटक का ये जो कथन है वो बोलता कौन है? वो बोलता है सकराज। तो सकराज का ये कथन था चंद्रगुप्त नाटक से। ठीक है। नेक्स्ट एक निबंध पूछा गया है जिसका नाम है लंका की एक रात। लंका की एक रात जो है निबंध, उसके निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात जो लिखा था वो कुबेर नाथ राय ने लिखा था। तो कुबेर नाथ राय इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट एक और रचना पूछी गई है और उसकी विधा का नाम आपको बताना है, मिला तेज से तेज। मिला तेज से तेज आप सबको पता है सुधा चौहान ने लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, और ये जीवनी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी जो है उसका नाम है मिला तेज से तेज। अगला सवाल, अपनी ज़मीं अपना आसमान। अपनी ज़मीं अपना आसमान की लेखिका कौन है? अपनी ज़मीन अपना आसमान की जो लेखिका हैं उनका नाम है रजनी तिलक। क्या नाम है? रजनी तिलक।
तो ये सवाल यहाँ पर बन गया है। अगला सवाल आ जाता है हमारे पास, कछुआ धर्म एक निबंध है। कछुआ धर्म निबंध जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो ये भी यहाँ पर हमारा उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी बन जाता है। नेक्स्ट जो सवाल आ जाता है आपहुदरी को लेकर के। आपहुदरी एक आत्मकथा है, रमणिका गुप्ता की वो आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। ये हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 47 की तरफ। तो सवाल नंबर 47 कहता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति, उस रस निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? आप सबको पता है इनका जो रस सूत्र है भरत मुनि का, उसका अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना था? तो उत्पत्ति वाले थे भट्टलोलट साहब। तो भट्टलोलट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस आचार्य का नाम आपको बताना है जिसने दृष्ट और अदृष्ट यानी कि प्रीति और कीर्ति इनको काव्य प्रयोजन माना। तो प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन मानने वाले थे वामन। कौन थे? वामन। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा वामन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिद्धि के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण कैसा है? वामन का दृष्टिकोण कैसा है, ये अगला सवाल है। और ये आप सबको पता है, ना ये सौंदर्यवादी थे, ना ये कथ्यवादी थे, ना शिल्पवादी थे, ये केवल और केवल विशुद्ध रसवादी थे। रसवादी आचार्य के तौर पर हम इनका नाम जो है वो लेते हैं। सवाल नंबर 50, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये काव्य पंक्तियाँ हमारे पास दी गई हैं और इन काव्य पंक्तियों में बताना है कौन सी शब्द शक्ति इस्तेमाल हुई है। और इन काव्य पंक्तियों में जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति इस्तेमाल हुई है। सही उत्तर बन जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है जिसमें उदात्तता की बात लॉन्जाइनस ने की है और उस ग्रंथ का नाम है ऑन द सबलाइम। तो सही उत्तर क्या है? ऑन द सबलाइम, ये एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट जो सवाल आ जाता है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? आपको बताना है कला और सहजानुभूति को अभिन्न किस पाश्चात्य विचारक ने माना है। और सही उत्तर है क्रोचे। क्रोचे जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। नेक्स्ट, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? नई समीक्षा जो होती है उसके केंद्र में रचना रहती है यानी कि कृति रहती है। कृति की आप आलोचना कर सकते हैं बजाय कि कृतिकार की। तो ये सही उत्तर आ जाएगा आपका कृति। अगला सवाल आ जाता है एक और, वो है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? पिछले वीडियो में एसपीएससी का जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे तो उसमें कथन आया था इंद्रिय ग्राही जो होते हैं वो बिंब होते हैं। तो बिंब के द्वारा ये ग्राह्य बनाए जाते हैं। जब बात इंद्रियों की आ जाती है तो वहाँ बिंब की बात होती है। तो बिंब के द्वारा ये ग्राह्य बनते हैं। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार, ये इंद्रिय ग्राह्य कौन बनाता है? बिंब बनाता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आ जाता है सवाल नंबर 55, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? प्रतीकवाद की सबसे पहले घोषणा करने वाले थे जीन मोरे। सबसे पहले किसने घोषणा की थी? जीन मोरे ने की थी। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56, छायावाद जो किताब है बहुत ही फेमस किताब है, बहुत प्रसिद्ध है। छायावाद नामवर सिंह की किताब है, बहुत अच्छी ये किताब मानी जाती है। अगर छायावाद को अच्छे से समझना है तो इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल आ जाता है, एक और किताब है जिसका नाम है जाति का विनाश। अगला सवाल है जाति का विनाश, इस किताब के लेखक का नाम आपको बताना है। तो जाति का विनाश जो है वो भीमराव अंबेडकर की किताब है। किसकी किताब है? भीमराव अंबेडकर की किताब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धर्म कथा, पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? धर्म कथा, पुरावृत्त और पुरा कथा के लिए आलोचना में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? और आपको पता है ये मिथक होते हैं। तो मिथक जो उत्तर है वो एकदम से सही है। मिथोलॉजी जिसको बोलते हैं, मैथोलॉजी, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक सिद्धांत, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने गए हैं? तो ये कौन सा दर्शन है जिसके आधार माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है गांधीवाद। कौन सा? गांधीवाद, ये सही है।
बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम आपको बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो आत्मकथा है वो झूठन है। कौन सी? झूठन। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 61, उन्होंने सामान्य हृदय की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में देखा है। अब ये देखिए दोबारा, एक कथन है किसी साहित्यकार के बारे में, और क्या कथन है ध्यान से देखिए। और वो कथन है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन में देखा है, यानी कि सबको एक जगह बांध करके देखा है। तो वो जायसी हैं, वो जायसी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद्यापति की कविता का अगला सवाल आ जाता है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों का आध्यात्मिक कहना है। बहुत महत्वपूर्ण, जब बच्चन सिंह का इतिहास आप पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा होगा, उसमें साफ लिखा था खजुराहो के मंदिर को अध्यात्म कहना है। विद्यापति को अध्यात्म कहना मतलब खजुराहो के मंदिरों को अध्यात्म कहना है। तो ये बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ था और आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे। भक्ति काल प्रकरण 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भैया सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 की तरफ पढ़ते हैं। वहाँ पंक्ति देखी गई है कि धान को गांव प्यार ते जानो। अगली जो पंक्ति है वो क्या है? धान को गांव प्यार से जानो, धान को गांव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर तो बहुत कहीं न रहे रस, गुलर को फल फोरे। ये गुलर वाली पंक्ति है। इसके अंतिम पंक्ति जो है गुलर को फल फोरे, इसका अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ है ढकी छिपी बात खुलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो ये इसका अर्थ है कि ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। अगला कथन है कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? और 9वां सर्ग है ईड़ा। कामायनी का 9वां सर्ग कौन है? ईड़ा है। निराला की जो राम की शक्ति पूजा आती है वो किससे प्रेरित होकर के लिखी गई थी? निराला की राम की शक्ति पूजा जो है कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर के लिखी गई थी। तो बी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? और ये आपको पता है मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। सवाल नंबर 68, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से आया था? बाज़ारे हुस्न के नाम से जो आया था उसका नाम था सेवा सदन। क्या नाम था? सेवा सदन। अगला सवाल बहुत बहुत आसान, उसने कहा था कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1915। 1915 में सरस्वती पत्रिका में कहानी छपती है, उसने कहा था। ये विवरण भी आप हमारी कहानियों की डिटेल जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान सवाल एक और, अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है? अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य जो थे वो अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा इस नाटक के, इस गीति नाटक के एक मुख्य किरदार के तौर पर हैं अश्वत्थामा। वो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। तो सही उत्तर ये है। अगला सवाल आ जाता है मृदंगिया। मृदंगिया जो है वो किस कहानी का पात्र है? आपको बताना है मृदंगिया किस कहानी का पात्र है। वो रसप्रिया जो कहानी है उसका पात्र है मृदंगिया। किसका है? रसप्रिया का। अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 72 की तरफ। चलिए, वैद्य जी जो है वो किस उपन्यास का पात्र है? वैद्य जी जो है और राग दरबारी का पात्र है। किसका पात्र है? राग दरबारी का पात्र है। अगला सवाल आ जाता है एक और कथन, पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहस्र सिंहरण भी गया। तो सिंहरण के जाने के बाद ये कथन कौन बोलता है इस नाटक में? ये नाटक में जो कथन बोलता है खुद चंद्रगुप्त बोलता है। तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। नेक्स्ट एक सवाल और है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है
कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। ये पंक्तियाँ जो हैं वो किसने लिखी हैं, इनके लेखक का नाम आपको बताना है, और इनके लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। इनके लेखक का क्या नाम है? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। उन्नति करो, ये बात कौन सी निबंध में कही गई होगी? अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सही उत्तर है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 76 की तरफ बढ़ें तो वो है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अपनी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। ये बात किस निबंध से ली गई है? बात सीधी सीधी है, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर, इस निबंध से ये हमने पंक्ति ली है। अगला सवाल फिर एक आ जाता है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। बहुत ही बेहतरीन कथन, बहुत ही बेहतरीन पंक्ति, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती कौन है? आप सबको पता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से बन जाएगा। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? कुत्ते की आवाज़ रपट जो है वो ऋणजल धनजल में संकलित है। किसमें? ऋणजल धनजल, फणीश्वरनाथ रेणु का ये जो रचना है उसमें से ये संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल नंबर 79। वृक्ष और एक उदास नगर, ये शीर्षक अध्याय किस पुस्तक से लिया गया है? चीड़ों पर चांदनी, यदि आपने पढ़ी है निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, तो उसमें ये अध्याय मिल जाएगा, वृक्ष और एक उदास नगर। ठीक है, ये उसमें है, चीड़ों पर चांदनी। तो सही उत्तर इसका चीड़ों पर चांदनी हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे थे? अगला सवाल आ गया, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने साल लगे? तो आवारा मसीहा लिखने में उनको पूरे 14 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 14 वर्ष लगे थे। तो 14 वर्ष का जैसे वनवास है एक किस्म से, वही आप मान सकते हैं। तो विष्णु प्रभाकर को 14 साल लगे थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 81। किस विद्वान ने सबसे पहले आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने वाले थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? और ये भाषा आपको पता है कौन सी है? अभ्रंश। बिल्कुल सही उत्तर है इसका अभ्रंश। अभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 83। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शोरसेनी अपभ्रंश की ऑप्शंस में आपको नजर आ रहा होगा। तो शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है। 84 नंबर कहता है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिण शाखा किसने कहा? बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, तो उनको दक्षिणी शाखा किसने कहा था? और उसको दक्षिणी शाखा जो कहने वाले थे हरदेव बाहरी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी इसका सही उत्तर है। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली जो है वो बांग्ला का कृत्रिम रूप है। कौन सी भाषा का? बांग्ला का कृत्रिम रूप है। उच्चारण स्थान आपको बताना था एक 6 का, 6 ध्वनि जो है उच्चारण स्थान आपको बताना है। इचू ऐसा नाम तालु और रेटू रसा नाम मूर्धा। ठीक है, तो 6 इचू ऐसा नाम तालु, तो ये तालव्य है। कौन सा है? तालव्य। तो तालु से ये चीज़ें बोली जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद आपको बताना है। अनुच्छेद था 344। अनुच्छेद कौन सा था? 344 के तहत ये बताया गया था कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है। एक समिति बना दी गई थी, वो 344 के तहत बनाई थी। अगला सवाल आ जाता है 88। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये बताना था कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, और इसका सही उत्तर है वो है ब्राह्मी लिपि। सही उत्तर क्या है? ब्राह्मी लिपि। 89 नंबर जो है सवाल है वो कहता है कि प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? और इसका सही है नांदे नागरी। सही उत्तर क्या है? नांदे नागरी। अब 2-4 दिन पहले मैंने एक सवाल और किया था कि उद्दांत मार्तंड जो पहला समाचार पत्र था उसमें खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया था? और उस दिन हमने बताया था आपको मध्य देशीय भाषा के नाम से उस पत्र में खड़ी बोली को
बताया गया था। मध्य देशीय भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो लास्ट हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बिल्कुल सही है, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था बनाई गई थी? और 1947 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो संस्था बनी थी उसका नाम था बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। पटना में बनाई गई थी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, जो कि पटना में है। उसको 1947 में हिंदी भाषा प्रचार प्रसार के योगदान के लिए नामित किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में बेहतरीन काम इन्होंने किया। तो सरस्वती पत्रिका में इनसे पहले जो संपादक थे वो कौन थे? सही उत्तर है श्याम सुंदर दास, इनसे पहले संपादक हुआ करते थे। अगला सवाल आदिकाल से, स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर, ये किस लेखक की रचना है? और आपको पता है ये एडविन ग्रीव्स की रचना है। किसकी रचना है? एडविन ग्रीव्स की रचना है। सवाल नंबर 95, डोला मारो रुदुहा में डोला के पिता का नाम क्या है? ढोला के पिता का नाम जो है राजा नल है। तो ढोला मारो रुदुहा में ढोला के पापा का नाम है राजा नल। अगला सवाल, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी किसने माना है? 11वीं सदी जो मानने वाले थे पीताम्बर दत्त बर्तवाल। पीताम्बर दत्त बर्तवाल आपको ऑप्शंस में कहीं दिख रहा होगा। यस, डी ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने गोरखबानी भी लिखी है, आपको पता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और सवाल नाथों से, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, ये कथन किसका है? नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, और इसको कहने वाले एक ही आदमी हैं जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 98, दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? वो माने जाते हैं राम भक्ति शाखा से। किस शाखा से? राम भक्ति शाखा से। अगली, तुलसीदास की एक ऐसी रचना आपको बतानी है जिसमें कांड नहीं है, यानी कि कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है, और उसका सही उत्तर है पार्वती मंगल। सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है पार्वती मंगल, जिसमें कांड नहीं है। नेक्स्ट 100 सवाल, लास्ट का सवाल है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो इनमें से कोई नहीं, ये आ जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि इनकी जो भक्ति भावना है वो मानी जाती है ज्ञान रूपा। कौन सी मानी जाती है? ज्ञान रूपा जो मानी जाती है वो इनकी भक्ति मानी जाती है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ये थे 100 क्वेश्चंस आपके हिंदी साहित्य के जो पूछे गए थे उत्तर प्रदेश सहायक आचार्य की परीक्षा में। अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं हैं वो भी हम आप तक जल्द से जल्द लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।